So hello everyone, welcome back to my channel Crack CA with Ease, and in this video I will be covering illustrations of Ind AS 116, which is of leases, and I will try to cover all in the above mentioned illustrations, right? So let's try to cover a few illustrations of this, and I will be posting ये वाले जो वीडियोस हैं मेरी 116 की वो थोड़ी पार्ट में आएंगे इलस्ट्रेशंस के, वो एक साथ कवर नहीं हो पाएंगे बिकॉज इलस्ट्रेशन आई गेस 38-39 इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर में सिर्फ, एंड क्वेश्चंस अलग तो होंगे, ये टेस्ट योर नॉलेज वाली. तो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली a lessee enters into a lease with a 9-month non-cancelable term. एक लेसी लीज में एंटर करता है 9 मंथ की, जिसमें नॉन कैंसिलेबल टर्म है, मतलब मैं कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि वो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ लीज को 4 मंथ्स के लिए. द लेसी डज नॉट हैव अ परचेज ऑप्शन. लेसी के पास परचेज ऑप्शन नहीं है. एट द लीज कमेंसमेंट डेट the lessee is reasonably certain to exercise the extension option because the monthly lease payments during the extension period are significantly below market rates. Lease commencement date पे lessee reasonably certain है कि वो extension option exercise कर लेगा, क्योंकि monthly lease payment during the extension period क्या है, significantly कम थी market rate से. Analyze whether the lessee can take a short-term exemption in accordance with Ind AS 116. Okay. Then moving on to part B. Where it talks about कि assume the same facts as scenario A, except at the lease commencement date the lessee is not reasonably certain to exercise the extension option because the monthly lease payments during the optional extension period are as what lessee expects to be at market rates, and there are no other factors that would make exercise of the renewal option reasonably certain. Advise, will your answer be different in this case? तो बताओ कि आपका आंसर बदल जाएगा इस वाले केस में, जब लेसी रीजनेबली सर्टेन नहीं है कि वो बेसिकली एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि मंथली लीज पेमेंट्स वो एट पार है विद द मार्केट रेट्स, एंड कोई अदर फैक्टर्स भी नहीं है जो कि एक्सरसाइज दैट वुड मेक एक्सरसाइज ऑफ द रिन्यूअल ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन, राइट. क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो और प्रोविजन सोचो एंड देन फिर करते हैं. चलो यार सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 1. तो इलस्ट्रेशन 1 में ना मैंने ये पूछा हुआ है लीज शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन, लेट्स से शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन लीज ले सकता है अकॉर्डिंग विद Ind AS 116. तो देखो भाई, शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन फर्स्ट वाले केस में तो नहीं ले सकता, मतलब शॉर्ट टर्म लीज क्लैरिफाई नहीं कर सकता फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि सिनेरियो ये में यार उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द लीज. देखो यार, शॉर्ट टर्म लीज वो लीज होती है जहाँ पे जो लीज टर्म है वो 12 मंथ से क्या है, कम है, राइट. 12 या 12 महीने से क्या है मेरी कम है, तो मेरी शॉर्ट टर्म लीज होगी 12 मंथ्स और लेस. अब यहाँ पे क्या है, लीज कमेंसमेंट डेट पे ही लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा. एक्सटेंशन ऑप्शन कितने महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का सॉरी, तो लगभग 9 महीने की तो मेरी लीज ही है. देखो 9 महीने की तो मेरी क्या है, लीज ही है. तो अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे देखो, शॉर्ट टर्म
लीज कब क्लासीफाई होगी? व्हेन टू अप्लाई, जब मेरी जो लीज टर्म है वो 12 मंथ्स या क्या होगी, लेस होगी, राइट। तो मैं शॉर्ट टर्म की क्या है एग्जाम्पशन ले सकता हूँ यहाँ पे, मैं शॉर्ट टर्म लीज को रेफर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने बोलते कि भाई 9 महीने की तो मेरी क्या है, 9 मंथ्स की तो मेरी क्या है, लीज ही है। 4 मंथ्स की क्या है मेरी, लीज है, बट 9 मंथ्स की लीज ही है, राइट। और 4 मंथ्स की क्या है मेरी लीज, 4 मंथ्स का मेरे पास एक्सटेंशन पीरियड है एज पर क्वेश्चन। अब जब मैं इस 9 महीने की लीज एंटर कर रहा हूँ ना, जब मैं इस 9 महीने की लीज एंटर कर रहा हूँ, मैं असर्टेन हूँ कि भाई हाँ मैं इस 4 महीने की एक्सटेंशन क्या है कराऊँगा लीज की। तो जब मैं असर्टेन हुई हूँ तो 13 महीने की तो यार मैं मेरी हो ही गई। और मैं असर्टेन क्यों, क्योंकि मेरे को वो लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं 9 महीने बाद मार्केट रेट्स बढ़ जाएंगे और मेरे को कहीं ना कहीं मार्केट रेट से कंपेयर लीज मिलेगी, इसलिए मैं असर्टेन हूँ कि मैं यार 3-4 महीने की एक्सटेंड कर लूँगा, मेरे पास ऑप्शन है तो। और नॉन कैंसिलेबल लीव है, लीज है। तो ये मेरी शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते सिनेरियो ए में नहीं ले सकते। वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है। As a lessee is reasonably certain to exercise extension option, the lease term is greater than 12 months, that is 13 months. The lessee will not account for the lease as a short term lease, right? तो अब सिनेरियो बी में क्या हुआ कि यार लेसी को लग रहा है कि यार मार्केट रेट पे ही तो मेरे को लीज मिलेगी 9 महीने बाद भी, तो फ़ायदा नहीं है ना। मतलब लेसी सर्टेन नहीं है कि यार मैं लूँ या ना लूँ, मैं उसके ऊपर वो 9 महीने बाद सोचेगा, वो अभी नहीं सोच रहा। तो अभी तो 9 महीने की लीज है ना, तो इसलिए अब मैं शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन ले सकता हूँ। हेंस आई कैन क्लासीफाई दिस 9 मंथ्स लीज एज अ शॉर्ट टर्म लीज। और मैं क्यों क्लासीफाई ना करूँ, क्योंकि प्रोविजन ही बोल रहा है यार कि 12 महीने या 12 महीने से कम की लीज है तो शॉर्ट टर्म लीज हो जाएगी। So यानी कि में yes you can classify, right? So in this case the lease term is less than 12 months, 9 months. Thus the lessee may account for the said lease in the short term lease exemption. It recognizes lease payment as an expense or either, और देखो शॉर्ट टर्म में मतलब मैं डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज कर लूँगा उसकी जो मैंने अपनी खर्च मतलब पीएनएल में खर्चा मान लूँगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और द लीज टर्म और अनदर जो भी मेरा सिस्टमेटिक क्या है बेसिस होगा, राइट। मतलब वही अगर 9 महीने की लीज है तो मतलब अगर 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आ रही है तो मैं उसको मतलब एक मतलब क्रूड उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिखाना पड़ेगा ना, राइट। चलो इलस्ट्रेशन क्या है अब 2 करते हैं। तो कस्टमर XYZ एंटर्स इनटू अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ABC फॉर द यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कस्टमर XYZ। तो कस्टमर XYZ एंटर करता है एक 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। XYZ कस्टमर ने एंटर करा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ABC सप्लायर के साथ फॉर द यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर कस्टमर XYZ, राइट। तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एंटर करा सप्लायर ABC के साथ फॉर द यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली जो मैंने डिज़ाइन हुआ है कस्टमर XYZ के लिए। द रोलिंग स्टॉक इज डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स यूज इन कस्टमर XYZ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज बाय अदर कस्टमर। अब भाई कस्टमर ने के लिए ही डिज़ाइन हुआ है वो रोलिंग स्टॉक, एंड वो प्रोडक्शन प्रोसेस में बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मटीरियल्स निकल रहे हैं या बन रहे हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज़ हुआ है। मतलब कोई भी अदर कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर सकता सिर्फ बजाय XYZ के। द रोलिंग स्टॉक इज़ नॉट explicitly specified in the contract, but supplier ABC owns and only one rolling stock that is suitable for customer XYZ के यूज़ के। रोलिंग स्टॉक को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, बट सप्लायर ABC ने सिर्फ एक ही ये रोलिंग स्टॉक ऑन करता है कस्टमर, वो भी XYZ के लिए।
इफ द रोलिंग स्टॉक डज नॉट ऑपरेट प्रॉपरली द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सप्लायर ABC टू या तो वो रिपेयर करे या रिप्लेस करके दे रोलिंग स्टॉक को। क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है, हमें ये बताना है। सो देखो यार, उसके लिए ना मेरे को तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या लीज क्या होती है स्पेसिफिकली। वो लीज की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है या पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, क्योंकि राइट टू कंट्रोल का क्या है, कन्वे कर रहा है एक आइडेंटिफाइड एसेट को यूज़ करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर कंसोलिडेशन के एक्सचेंज में। तो सबसे पहले एक लीज में एक आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाइड एसेट है, एसेट तो यार डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं ना रोलिंग स्टॉक, और वो स्पेसिफिकली कस्टमर एक्सपायरी के लिए बना हुआ है। तो यस, द रोलिंग स्टॉक इज द आइडेंटिफाइड एसेट। ओके, हालांकि रोलिंग स्टॉक स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ये वो क्वेश्चन भी मान रहा है, हम भी मान रहे हैं, बट ये इम्प्लिसिटली निकल के तो आ रहा है ना कि सप्लायर ABC को यूज़ करना बेसिकली मस्ट यूज इट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। उसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, राइट। तो इसलिए आइडेंटिफाइड एसेट है। देखो आइडेंटिफाइड एसेट की डेफिनेशन भी यही है कि या तो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन हो कॉन्ट्रैक्ट में या इम्प्लिसिटली स्पेसिफाई करा गया हो जब उस टाइम पे जब एसेट कस्टमर के यूज़ के लिए क्या है, अवेलेबल करा गया है, राइट। तो आइडेंटिफाइड एसेट वो एसेट होता है तो एक्सप्लिसिटली को इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में, बट इम्प्लिसिट निकल के आ रहा है कि भाई कस्टमर को के लिए ही बनाया और कस्टमर के लिए ही कस्टमर ही एक स्पेसिफाइड कस्टमर ही यूज़ कर सकता है, इसलिए ये हम एसेट है जो कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब लीज के ना कुछ कंडीशंस हैं, मतलब जब भी एक अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लीज जब भी कहलाएगा जब भी कंडीशंस फुलफिल होंगी, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या एक आइडेंटिफाइड एसेट, पहली बात तो आइडेंटिफाइड एसेट है। आइडेंटिफाइड एसेट मतलब कि या तो एक्सप्लिसिटली मेंशन हो कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड हो उस टाइम पे जब एसेट अवेलेबल करा गया है यूज़ के लिए हमारे कस्टमर। तो यस, मान लो है आइडेंटिफाइड एसेट है। क्या कस्टमर के पास राइट है, कस्टमर के पास क्या राइट है टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़। मैं मान रहा हूँ मैं सारे उस आइडेंटिफाइड एसेट से बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव कर पा रहा हूँ, एंड कर सकता हूँ एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो यस, वो भी कंडीशन है। क्या कस्टमर डायरेक्ट कर रहा है कि एसेट का क्या कैसे यूज़ करना है, क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ, ये तो सप्लायर डायरेक्ट कर रहा है। अगर कस्टमर डायरेक्ट कर रहा है, मैं मान रहा हूँ कस्टमर ही डायरेक्ट करेगा, सप्लायर डायरेक्ट कर रहा है तो यार वो ये लीज नहीं कहलाएगी, कस्टमर को ही डायरेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को ही बताना पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए उसको एसेट चाहिए। अगर क्या कस्टमर ने ऑपरेटर डिज़ाइन करा है यस एसेट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीज है, नहीं तो अदरवाइज वो लीज नहीं है। तो ये आप पढ़ना है, ये बहुत अच्छी चार्ट इन्होंने क्या है दे रखा है। तो चलो यार, ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, राइट। तो इलस्ट्रेशन 3 में बोलते हैं एसेट जो कि इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। कस्टमर XYZ ने एंटर करा 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ABC फॉर द यूज ऑफ अ कार। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ब्रांड, टाइप, कलर, ऑप्शन। एट द इंसेप्शन ऑफ द कार कॉन्ट्रैक्ट द कार इज नॉट येट बिल्ड। क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है? थोड़ा सोचो, देखो डेफिनेशन बताइए एंड देन करते हैं इसको। तो देखो यार, इसका आंसर है येस, दिस इज एन दिस इज आइडेंटिफाइड एसेट, बिकॉज यहाँ पे इम्प्लिसिटली निकल के आ रहा है कि अगर मैंने कोई एसेट, कस्टमर ने खुद एसेट डिज़ाइन कराया है कि भाई हाँ ये वाली कार क्या है यूज़ होगी, तो यस ये इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि कार अभी तक बिल्ड नहीं हुई है, बट यस
इम्प्लिसिटली तो स्पेसिफाई करा हुआ है ना कि सेम विल बी मेड अवेलेबल टू कस्टमर एक्स वाई दैट, राइट? तो यस, तो लगता है ठीक है यार, ये हो जाएगा। चलो फिर ये पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 4, सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स। ओके, सो चलो भाई इलस्ट्रेशन 4 स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अपन क्या बोल रखा है? एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर supplier provides services through a centralized data center that involves the use of a specified server. The supplier maintains many identical servers in a single accessible location and determines at inception of the contract that it is permitted to carry and can easily substitute for another server without the customer's consent throughout the period of use. Further, the supplier would benefit economically from substituting an alternative asset because doing this would allow the supplier to optimize the performance of its network at only a nominal cost. In addition, the supplier has made clear that it has negotiated this right of substitution as an important right in the arrangement, and the substitution right affected the price of the arrangement. Analyze whether the substitution rights are substantive and whether there is an identified asset. Okay. So एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर सप्लायर प्रोवाइड करता है सर्विसेज थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर के थ्रू दैट इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड सर्वर लाइक सर्वर नंबर 10। द सप्लायर मेंटेन करता है बहुत सारे आइडेंटिकल सर्वर्स एक सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन में, और ये भी डिटरमाइन करता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे इट इज़ परमिटेड टू एंड कैन ईजिली सब्सक्राइब करा जा सकता है दूसरे सर्वर से विदाउट द कस्टमर के कंसेंट के बिना थ्रू आउट पीरियड ऑफ यूज़ के। फर्दर सप्लायर और बेनिफिट होगा इकोनॉमिकली फ्रॉम सब्सटीट्यूट करने से एक ऑल्टरनेटिव एसेट के, बिकॉज डूइंग दिस वुड अलाउ द सप्लायर वो ऑप्टिमाइज़ कर पाए परफॉर्मेंस उसके नेटवर्क की एट ओनली अ नॉमिनल कॉस्ट। उसके एडिशन में सप्लायर एक मेड क्लियर इट इज नेगोशिएटेड दिस राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज एन इम्पॉर्टेंट राइट इन द अरेंजमेंट एंड द सब्स्टिट्यूशन राइट अफेक्टेड द प्राइस ऑफ द अरेंजमेंट। तो हमें एनालाइज करना है सब्स्टिट्यूशन राइट्स सब्सटेंटिव हैं और क्या आइडेंटिफाइड एसेट है। Assume the facts, सिनेरियो बी पे आते हैं। Assume the facts as in scenario A, except that server number 10 is customized and the supplier does not have the practical ability to substitute the customized asset throughout the period of use. Additionally, it is unclear whether the supplier would benefit economically from sourcing a similar alternative asset. Analyze whether the substitution rights are substantive and whether there is an identified asset. Okay, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो ध्यान से, हम देखते हैं आइडेंटिफाइड एसेट है कि नहीं निकालने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, तो देखो यार सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, क्योंकि इसकी हेडिंग में मेंशन आपको दिख रहा है, ये हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा पहले, मतलब बेस्ड ऑन प्रोविजन ही है ये। देखो यार सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट ये होता है कि देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज़ को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल इस पेन का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, दूसरा पेन। तो अगर ये पेन या तो एक यूनिक है, मतलब दुनिया में एक यूनिक पेन है ऐसा, और कोई किसी के पास ऐसा पेन नहीं है, तो मतलब मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूशन का राइट नहीं है, बट ऐसे पेन मेरे को मार्केट में हज़ारों मिल जाएंगे, तो ये ईजिली सब्स्टिट्यूटेबल है, इसको मैं बोल सकता हूँ। और सप्लायर है, मान लो डॉम्स बेसिकली सेलो है, कोई भी आप पेन की कंपनी ले लो, पाकर है या फिर आपका ट्राइमेक्स के उसके आते हैं पेन्स, तो रिप्लेसेबल है। मैं एक थोड़ी ना एक पेन एक दुनिया में एक ही बना है उसको, और ट्राइमेक्स में और खरीद नहीं सकता, खरीद सकता हूँ। और जो ट्राइमेक्स की कंपनी जो बना रही है ट्राइमेक्स को, वो उसके पास भी सब्सटेंशियली सब्स्टिट्यूटेबल राइट है कि वो पेन की कॉपी बना सकती है बहुत सारे और रिप्लेस कर सकती है।
सिमिलरली यहाँ पर है, देखो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट की ना 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं हुई तो मैं तो कहूँगा वो राइट सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। तो सप्लायर प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो सब्सटीट्यूट कर सके ऑल्टरनेटिव एसेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़, ठीक है। सेकेंड, सप्लायर उससे बेनिफिट भी होगा इकोनॉमिकली, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं इसकी जगह एक नया पेन ले रहा हूँ, लेकिन मतलब नया पेन दे रहा हूँ, सप्लायर मेरे को नया पेन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, बट सप्लायर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो सप्लायर ऐसा करेगा क्यों, पहली बात तो अगर सप्लायर बिना बेनिफिट के मेरे को सब्सटीट्यूट करके दे रहा है कोई चीज़, तो मतलब मैं मानूंगा कि यार नहीं वो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, मतलब वहाँ सप्लायर का ही बेनिफिट हो, मतलब दोनों साइड सप्लायर की होनी चाहिए। सप्लायर होगी यार, कोई भी आज कोई काम करता है ना, तो मान लो मैं भी कहीं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैंने आर्टिकलशिप करी है, तो मैंने ऐसा थोड़ी ना मैं कहीं काम करा है तो मेरे को पैसे, मैं बिना पैसों के काम कर रहा हूँ, या मैं कोई कह रहा हूँ नहीं ठीक है आप काम करा लो बट मैं पैसे नहीं लूँगा, नहीं, फ़ायदा होना तो मेरे को चाहिए ना, मतलब बट यहाँ पे फ़ायदा दोनों ही फ़ायदे सप्लायर होने चाहिए, मतलब कंट्रोल भी हो सब्स्टिट्यूशन का, सेकंड इकोनॉमिकली बेनिफिट भी हो रहा हो। अब मैं वो उसके बेस पे बताना कि अगर देखो दोनों राइट है ना सप्लायर के पास, तो हम बोलेंगे कि भाई वो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, जो एसेट मेरे को सप्लायर ने प्रोवाइड करा है आइडेंटिफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को कंट्रोल ही नहीं रहा ना यार, सप्लायर उसको सब्सिट्यूट भी कर सकता है और इकोनॉमिकली बेनिफिट भी, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी उठा रहा है, तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा इसमें, कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तो देखो यही बता रखा है सिनेरियो में कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू अ सेंट्रलाइज डेटा सेंटर, जिसमें एक स्पेसिफिक सर्वर यूज़ होता है, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। अब सप्लायर ना बेनिफिट होगा इकोनॉमिकली बेनिफिट फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग एन अल्टरनेटिव एसेट, और सप्लायर के पास इसमें राइट भी है, आप पढ़ोगे क्वेश्चन, सप्लायर इस सप्लायर के पास इसमें राइट भी सब्स्टिट्यूशन का राइट है, सब्स्टिट्यूशन का, तो मतलब भाई आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है सिनेरियो ए में, ये आप पढ़ लेना, ये आपको पता चल जाएगा। अब सिनेरियो बी की बात करूँ तो मैं सिनेरियो बी में उल्टा है, सिनेरियो बी में क्या है कि सप्लायर का ना प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सके, ना ही सप्लायर बेनिफिट होगा, मतलब बेनिफिट मतलब अनक्लियर है बेनिफिट होगा कि नहीं, कस्टमर नहीं एफर्डिंग कर सकता उस चीज़ को, तो हम यही मानेंगे कि भाई ना इकोनॉमिकली बेनिफिट है, ना सब्स्टिट्यूट कर पाएगा सप्लायर सर्वर नंबर 10 को, दैन इसलिए ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा आइडेंटिफाइड एसेट हो जाएगा सिनेरियो बी में, राइट। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था, प्रोविजन बेस्ड था, प्योर प्रोविजन बेस्ड। चलो यार इलस्ट्रेशन 5 करते हैं, विच इज आइडेंटिफाइड एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट। So customer XYZ enters into a 15-year contract with supplier ABC for the right to use 5 fibers within a fiber optic cable between Mumbai and Pune. The contract identifies 5 of the cables, 25 fibers for use by customer XYZ. The 5 fibers are dedicated solely to customer XYZ's date for the duration of the contract term. Assume that supplier ABC does not have a substantial substitution right. Examine whether there is an identified asset. तो हमें एग्जामिन करना है, ठीक है, पढ़ो थोड़ा, ट्राई करो एंड देन वी विल सॉल्व। हाँ तो हम इलस्ट्रेशन 5 पे दे दो, देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें अगर आप पढ़ोगे ना इलस्ट्रेशन 5 तो हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि वो आइडेंटिफाइड एसेट है कि नहीं है। तो आइडेंटिफाइड एसेट है वो बिकॉज वो फिजिकली डिस्टिंक्ट भी है एंड एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड भी गया है प्रोजेक्ट में। इसमें आपको दिख रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल है बिटवीन मुंबई, और कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई भी कर रहा है केबल को, और डेडिकेटली वो कस्टमर XYZ के लिए ही बनी हुई है, बेसिकली कस्टमर XYZ की डिमांड पे बनी हुई है ना, तो इसलिए ये आइडेंटिफाइड एसेट है। अब सिनेरियो 6 पढ़ते हैं। कस्टमर XYZ enters into a 10-year contract with supplier ABC for the right to transport oil from India to Bangladesh through supplier's ABC pipeline. The contract provides that customer XYZ will have the right to use of 95% of the pipeline capacity throughout the term of the arrangement. Examine whether there is an identified asset or not, right? And scenario B है, assume the same facts as in scenario A, except that customer XYZ has the right to use 65% of the pipeline's capacity throughout the term of the arrangement. तो इसमें भी आप लोगों को क्लासीफाई ही करना है, यही है।
कि आइडेंटिफाइड एसेट है कि नहीं। प्रोविजन अप्लाई करो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। सो अब इलस्ट्रेशन 7 करते हैं। राइट टू यूज़ फॉर अ पोर्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ABC लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड विच ग्रांट्स ABC लिमिटेड एक्सक्लूसिव राइट to use a specific grain storage facility over a 5-year period in the months of May and June. During these months, ABC Limited has a right to decide which crops are placed in storage and when to remove them. तो ABC Limited ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा XYZ के साथ। ठीक है, ABC Limited ने XYZ के साथ क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, जिससे ABC को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है कि वो यूज़ कर सके स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी, वो भी एक 5-year पीरियड में इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून। ड्यूरिंग दीज मंथ्स ABC लिमिटेड के पास राइट है कि वो डिसाइड कर सके विच कौन सी क्रॉप उनको स्टोरेज में रखनी है और कब उनको हटाना है। XYZ प्रोवाइड्स अ लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्विसेज फॉर द वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। XYZ उनको लोड करने का अनलोड करने का दोनों सर्विस दे रहा है। ड्यूरिंग द अदर 10 months ईच ईयर XYZ लिमिटेड हैज़ अ राइट टू डिटरमाइन हाउ द वेयर हाउस विल बी यूज। अदर दूसरे 10 महीनों में हर साल XYZ के पास राइट है कि डिटरमाइन करने की कैसे वेयर हाउस क्या है यूज़ करा जाएगा। रिकमेंड करो कौन सी पार्टी के पास राइट होगा कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। ठीक है, तो हमें बताना है राइट टू कंट्रोल किसके पास है, इस पार्टी के पास होगा। जो देखो एसेट तो है आइडेंटिफाइड, जो ये स्टोरेज फैसिलिटी है इट इज़ अ आइडेंटिफाइड एसेट, ओके, बट राइट टू कंट्रोल किसके पास होगा, ABC के पास होगा या XYZ के पास होगा, वो हमें बताना है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, प्रोविजन पढ़ो, ऊपर ही मेंशन है आपके जस्ट, एंड देन करते हैं। तो देखो यार, राइट टू कंट्रोल का मतलब है, देखो राइट टू कंट्रोल लेना हमारी 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं राइट टू कंट्रोल से हमारी एक लीज भी स्टैब्लिश हो जाती है। अगर आइडेंटिफाइड एसेट राइट टू कंट्रोल भी है तो एक लीज बनी जाएगी। सो 2 कंडीशन हुआ है कि सब्सटेंशियली कस्टमर को, सब्सटेंशियली नॉट होली बट सब्सटेंशियली सारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए जो हमने एसेट आइडेंटिफाई करा है। सेकंड, मेरे पास डायरेक्ट करने का राइट होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि सामने वाला डायरेक्ट कर रहा है कि हाँ उसको कैसे यूज़ करना है, सामने वाला नहीं बता रहा, मेरे को पता होना चाहिए मैं बता रहा हूँ उसको कि भाई मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा। डायरेक्ट करने का राइट होना चाहिए मेरे पास, डायरेक्टिंग का राइट होना चाहिए, राइट। सिमिलरली तो यहाँ पे हमारी चीज़ें क्या हैं हो रही हैं। तो देखो यार 2 महीने उन 5 साल के पीरियड में 2 महीने मई और जून में ABC के पास एक्सक्लूसिव राइट है। अब वो सामान उनको कैसे हटाना है, कैसे रखना है, कब रखना है, कब हटाना है, कौन सी क्रॉप रखनी है, वो भी उनके हैंड में ही है। मतलब वो XYZ डायरेक्ट नहीं कर रहा उनको, बट बाकी 10 महीने में XYZ के पास राइट है। प्लस XYZ सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग दे रहा है, वो कह रहा है भाई जो सामान उतारना है और जो सामान फिर से अनलोड करना है या फिर से लोड करना है वो हम कर देंगे, बाकी क्या सामान होना चाहिए, कहाँ कब हटाना है, कब रखना है, वो तो ABC ही बताएगा। तो इसलिए यस, इस केस में ABC ना इकोनॉमिकली तो सारे सब्सटेंशियली बेनिफिट ड्राइव कर रहा है उन 2 महीने पे। तो यस, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज अ लीज, राइट। So in the above case, ABC Limited has the right to control the use of the identified asset during the period of use because they have the power to determine how the warehouse will be used during the contractually defined usage periods. The analysis should focus on the rights and economics of the use of the warehouse for the specified usage periods, May and June. During the period of use, ABC Limited has the right to determine how much of a crop to place in storage and timing of placing and removing it from the storage. These rights are more significant to the economics of the use of the asset than the loading and unloading services performed by XYZ Limited during the same period. ABC Limited receives all of the economic benefits from the use of the asset during those specified time periods. Therefore, the contract contains a lease for the specified period of time. Right? तो lease है हमारी, right to control है ABC के पास, हम कह सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ही हमारा क्या था, बेस था, राइट। ठीक है।
चलो इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 8। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। So company MNO enters into a 15-year contract with power company PQR to purchase all of the electricity produced by a new solar farm. कंपनी MNO ने एंटर करा, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा पावर कंपनी PQR के साथ कि वो परचेज कर सके ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो कि प्रोड्यूस करी जा रही है एक न्यू सोलर फार्म के द्वारा। PQR सोलर फार्म ऑन करता है एंड रिसीव करेगा टैक्स क्रेडिट्स relating to the construction and ownership of solar farm, and MNO will receive renewable energy credits that accrue from the use of the solar farm. Okay. जांच करो किसकी was right to substantially benefit from the solar farm. ठीक है, तो कंपनी MNO ने एंटर करा 15 वाला कॉन्ट्रैक्ट पावर कंपनी के साथ, तो ये तो हमें बता ही दिया ताकि वो सारे इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सके जो उनके द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है। PQR ही सोलर फार्म ऑन करता है और टैक्स रेट भी PQR को ही मिलेंगे कंस्ट्रक्शन और ऑनरशिप से रिलेटेड, और MNO को रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट मिलेंगे। ओके, तो वो सब्सटेंशियली जो इकोनॉमिक बेनिफिट किसको हो रहा है अब इसमें देखो। अब MNO के पास MNO को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं ओवर द 15-year पीरियड। ऑल द फार्म डेवलप PQR ने करा है, बनाए PQR ने है, ओनरशिप भी PQR के पास है, बट बेनिफिट्स कहीं ना कहीं MNO लेके क्या है जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है सब्सटेंशियल बेनिफिट्स किसको है पता है आपको? MNO को है। बिकॉज देखो टैक्स रेट तो यार उन्होंने बनाया तो उनको ही मिलना चाहिए आइडियली, तो उनको ही मिलेंगे जो ओनरशिप से रिलेटेड है, और वो फार्म के यूज से भी कोई मतलब नहीं है टैक्स रेट का, तो हम उसको सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स में काउंट नहीं कर सकते। बट जो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो यूसेज एसेट का वो कहीं ना कहीं MNO कर रहा है डायरेक्ट, और उसको क्रेडिट भी मिल रहा है उसका। तो यस MNO के पास पूरा राइट इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, तो यस हम MNO को ही मतलब MNO है इसका आंसर। MNO हैज द राइट टू सब्सटेंशियली बेनिफिट फ्रॉम सोलर फार्म। ओके, so company MNO has the right to obtain substantially of the economic benefit from the use of the solar farm over the 15-year period because it obtains electricity produced by the farm over the lease term. Renewable energy credits भी उनको क्या है मिल रहे हैं। Although PQR receives economic benefits from the solar farm in the form of tax credits, these economic benefits relate करते हैं ओनरशिप से, यूसेज से नहीं। टैक्स रेट यूज फ्रॉम टैक्स रेट कोई रिलेट नहीं करता है फार्म के यूज से, एंड देयरफॉर इस असेसमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो इलस्ट्रेशन 9 करते हैं विच इज़ कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर वाई टू यूज अ व्हीकल फॉर अ 5-year पीरियड। द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Supplier Y cannot substitute for another vehicle unless the specified vehicle is not operational. For example, if it breaks down. Another contract, customer X operates the vehicle, that is drives the vehicle or directs others to operate the vehicle. For example, hires a driver. Customer X decides how to use the vehicle within contractual limitations. For example, throughout the period of use, customer X decides where the vehicle goes, as well as when whether it is used and what it is used for. Customer X can also change these decisions throughout the period of use. Supplier Y prohibits certain use of the vehicle, for example, moving it overseas and modifications to the vehicle to protect his interest in asset. Right? State whether customer X has the right to elect the use of the vehicle for a period of use. Please, okay. कस्टमर एक्स ने लीज एंटर करी कस्टमर वाई के साथ 5 साल के लिए। व्हीकल आइडेंटिफाइड है, इसका मतलब व्हीकल क्या है हमारा आइडेंटिफाइड एसेट है, ये तो हो गई, एक टिक लग गया। सप्लायर वाई सब्सिट्यूट नहीं कर सकता दूसरे व्हीकल के लिए अनलेस द स्पेसिफाइड व्हीकल इज नॉट ऑपरेशनल। मतलब राइट टू सब्सिट्यूट द एसेट सप्लायर के पास क्या है नहीं है। कस्टमर एक्स ऑपरेट करता है व्हीकल को, ऑपरेटिव भी वही करता है, डायरेक्ट भी वही करता है। ओके बढ़िया। कस्टमर एक्स डिसाइड करते हैं कैसे व्हीकल को यूज़ करना है कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस के अंडर।
थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़, कहाँ व्हीकल जाएगा, कब जाएगा, किस टाइम जाएगा, किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। बट सप्लायर वाले बस कुछ चीज़ों के लिए प्रोवाइड कर सका है ताकि वो अपने व्हीकल का इंटरेस्ट क्या है बचा सके। मतलब अब मान लो ओवरसीज नहीं लेके जा सकता, उसे बाहर नहीं लेके जा सकता, तो ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन इम्पोज करी हुई सप्लायर ने। बट फिर भी सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके पास है, कस्टमर के पास है। तो ये कस्टमर एक्ट के पास ये डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ व्हीकल है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, बिकॉज इट हैज अ राइट टू सी हाउ द व्हीकल इज यूज, when and whether the vehicle is used, where the vehicle goes and what the vehicle is used for. Supplier vehicle limits on certain uses of a vehicle and modifications to are considered protective rights that define the scope of customers X use of the asset. जो खाली प्रोटेक्टिव राइट है अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कर रखा है, बट ये नहीं वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है उसके यूज़ पे, ठीक है। और डायरेक्ट भी नहीं कर रहा वो सप्लायर, बट वो बस ये कह रहा है कि यहाँ तुम ले यहाँ ताकि मेरा एसेट प्रोटेक्टेड रहे तो तुम्हें यहाँ लेके नहीं आना, बाकी तुम कुछ भी यूज़ करो। तो ये डायरेक्ट यूजर सेट है इसके अंदर। ये था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। इलस्ट्रेशन 10 पे आते हैं हम अपन लोग। इलस्ट्रेशन 10 बोलता है राइट टू यूजर, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट के ऊपर ही है। एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इन अ फैसिलिटी। एंटिटी ए डिजाइन द फैसिलिटी एंड प्रोवाइडेड इट्स स्पेसिफिकेशंस। Supplier H owns the facility and the land. Entity A specifies how many parts it needs and when it needs the part to be available. Supplier H operates the machinery and makes all operating decisions, including how and when the parts are to be produced, as long as it meets the contractual requirements to deliver the specified number on the specified date. Right. Assuming supplier H cannot substitute the facility and hence is an identified asset. Examine which party has the right to control the use of the identified asset equipment during the period of use. तो देखो एंटिटी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है सप्लायर के साथ H के साथ। एंटिटी ए ही डिज़ाइन करती है, एंटिटी ए ही स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है, बट सप्लायर के पास खाली ओनरशिप है। एंटिटी ए स्पेसिफाई करते हैं कि कितने पार्ट्स उसको चाहिए, कितने पार्ट्स नीड्स टू बी अवेलेबल हैं, अवेलेबल होने चाहिए। सप्लायर एच ऑपरेट करता है मशीनरी को एंड मेक्स करता है ऑपरेटिंग डिसीजंस इंक्लूडिंग हाउ एंड व्हेन द पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड as long as it meets the contractual requirements to deliver the specified number on the specified date. और सप्लायर एच सब्स्टिट्यूट भी नहीं करता फैसिलिटी को एंड इसलिए वो आइडेंटिफाइड क्या है, एसेट भी है। तो देखो यार इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फिर उसमें बोल दिया सप्लायर एच ही मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सप्लायर एच ही मशीनरी ऑपरेट कर रहा है और सारे ऑपरेटिंग डिसीजन भी सप्लायर एच ही ले रहा है, कब और कैसे पार्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो मतलब सारे इकोनॉमिक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसके पास है, सप्लायर एच के पास। डायरेक्ट करने का राइट किसके पास है, सप्लायर एच के पास है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट लीज नहीं है, ये एग्रीमेंट एक सप्लाई एग्रीमेंट ही है, राइट। सो आंसर देखो एंटिटी ए डज नॉट डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट दैट मोस्ट significantly drives the economic benefits because supplier H determines how and when the equipment is operated once the contract is signed. Okay. Therefore, supplier H has the right to control the use of the identified asset during the period of use. हालांकि entity A stipulate करती है product to be provided and has input into the initial decisions regarding the use of the asset through its involvement in the design of the asset. It does not have decisions making rights over how and for what purpose the asset will be used over the asset over the period of use, right. This agreement arrangement is a supply agreement or not a lease. So यही था क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था, it is a good question, you must revise it later. इलस्ट्रेशन 11 करते हैं राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट। सो एंटिटी एल एंटर्स इनटू अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी ए या शिप ओनर फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप। Entity L decides whether and what cargo will be transported
and when and with which port the ship will sail throughout the period of use, subject to restrictions specified in the contract. These restrictions prevent entity L from sailing the ship into waters at a high risk of piracy to carrying explosive materials as cargo. Company A operates and maintains the ship and is responsible for safe passage. State who has the right to direct the use of the ship during the period of use. तो डायरेक्ट शिप का किसको राइट है शिप की? क्वेश्चन देखो समझो, एनडीडीए ने 5 साल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, कंपनी के साथ एक शिप ओनर है, आइडेंटिफाइड एसेट है, ठीक है। एनडीडीए डिसाइड करते हैं कब लाइक whether or what cargo will be transported and then when to which port the ship will sail through the period of use subject to conditions in the contract. These restrictions prevent entity L from sailing the ship into water at a high risk of piracy or carrying explosive materials as cargo. कंपनी ऑपरेट करती है एंड मेंटेन करती है शिप को एंड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए सेफ पैसेज के लिए। तो देखो यार कुछ ना प्रोटेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कंपनी ए ने। ऑल दो राइट मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे सारा राइट एनडीडी एल के पास दिख रहा है कि यार वेदर कौन सा कार्गो ट्रांसपोर्ट करना है, कब करना है, किस पोर्ट में करना है, वो सारा एनडीडी एल के पास ही है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज होगा, यस होगा। ऑल दो कंपनी है बस ऐसा ऑपरेशनल काम कर रही है, ऑपरेट भी किसके बेस पे करेगी? एनडीडी एल के बेस पे, राइट। क्योंकि डायरेक्टर तो मेन एनडीडी एल ही है ना, सो ये लीज ही है। एनडीडी एल हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द शिप। कॉन्ट्रेक्चुअल restrictions are protective rights. In scope of its right of use, entity has determined how and for what purpose the ship is used throughout the 5-year period, because it decides whether, where, and when the ship sails, as well as the cargo it will be transported. Entity has the right to change those decisions throughout the period of use. Therefore, the contract contains a lease, right? So चलो guys, illustration 12 कवर करते हैं। Identifying and separating lease components. A lessee enters a lease of an excavator and related accessories, for example excavator attachments that are used for mining purposes. The lessee is a local mining company that intends to use the excavator at a copper mine. State how many lease and non-lease components are there. तो बेसिकली देखो यार, इसको समझने के लिए कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ रिलेटेड टू दिस सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स। सो आइडेंटिफाई और सेपरेट कैसे करें लीज कंपोनेंट्स और नॉन लीज कंपोनेंट्स, वही उस क्वेश्चन में पूछा गया था। द राइट टू यूज ईच एसेट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीज कंपोनेंट ओनली बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। The lessee can benefit only the following conditions are: the lessee can benefit from the use of the asset either on its own or together with other resources that are readily available for the lessee, and the underlying asset is neither highly dependent on nor highly interrelated with the other underlying assets in the contract. If one or both the criteria are not met, the right to use multiple assets is considered a single lease component and not a separate lease component. ओके तो एक ईच सेट को यूज करने का राइट एक सेपरेट लीज जब माना जाएगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। लेसी बेनिफिट कर सकता है फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट, या तो खुद से या टुगेदर विद अदर सोर्सेज से, तो रेडली अवेलेबल है लेसी के लिए। एंड अंडरलाइंग जो एसेट है वो नाइदर डिपेंडेंट है ना और ना इंटरलेटेड है विद अदर अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी वो एक एसेट सेपरेट लीज माना जाएगा, सेपरेट लीज कंपोनेंट माना जाएगा, तो ये वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब आइडेंटिफाइंग एंड बेसिकली देखो इसमें क्या आएगी, हमने एक्सकेवेटर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है और उसमें एक्सेसरीज भी हैं, ठीक है। तो देखो यार, एक्सेसरीज के बिना ना एक्सकेवेटर नहीं चल सकता। जैसे एक्सकेवेटर की अटैचमेंट है उसके बिना एक्सकेवेटर नहीं चल सकता। सो एक्सकेवेटर मेरा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है एक्सेसरीज पे। तो लेसे ये पर्सपेक्टिव से ना कॉन्ट्रैक्ट एक ही लीज कंपोनेंट है, मतलब एक्सेसरीज और एक्सकेवेटर अलग लीज नहीं है, वो एक ही लीज कंपोनेंट माना जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे सच कोई नहीं है कि कोई क्या था नॉन लीज कंपोनेंट. Assuming the same fact certain scenario A except that the contract also conveys the right to use an additional loading truck. This loading truck could be deployed by the lessee for other uses, for example, to transport iron ores at another mine. So assume करते हुए same fact scenario A में है, एक्सेप्ट कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट में राइट भी है, जैसे उसी को एडिशनल लोडिंग ट्रक क्या है यूज़ कर सकता है. वो लोडिंग ट्रक कहीं ना कहीं और यूज़ के लिए भी होता है, लाइक ट्रांसपोर्ट आयरन ओर्स, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने वो आयरन ओर्स अदर माइन पे. और इस पर देखते हैं, द लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम द लोडिंग ट्रक ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रेडली अवेलेबल, सो बिकॉज द लोडिंग ट्रक कुड बी डिप्लॉयड फॉर अदर यूज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सकवेटर. Lessee can also benefit from the use of excavator on its own or together with other readily available resources. Thus, from the perspective of lessee, the contract contains two lease components: lease excavator की together with the accessories and a lease of a loading truck. Okay. तो देखो यार, इसमें ना यही है कि अब मेरे को एक लोडिंग ट्रक भी लेसर ने दे दिया, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ. अब लोडिंग ट्रक और एक्सकवेटर कोई इंटर रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, तो कोई इंटर रिलेशन है दोनों एसेट्स का. और लेसी हर एक एसेट को अपने अकॉर्डिंगली क्या है यूज़ भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली, राइट. तो एक्सकवेटर का एक अलग लीज कंपोनेंट हो जाएगा एंड लोडिंग ट्रक एक अलग लीज कंपोनेंट हो जाएगा. तो इसमें दो लीज कंपोनेंट आ जाएंगे, एक एक्सकवेटर एंड ए ट्रक, राइट. बट सिनेरियो 1 में क्या है कि एक्सेसरीज और मैं एक्सकवेटर को अलग अलग लीज कंपोनेंट नहीं मान सकता, क्योंकि यार कहीं ना कहीं एक्सेसरीज के बिना एक्सकवेटर भी नहीं चल पाएगा, मतलब मैं उसको इकोनॉमिकली सब्सटेंशियल यूज़ नहीं कर पाऊँगा. दैट्स वाई वो मेरा एक ही लीज कंपोनेंट माना जाएगा, राइट. तो यही था इस क्वेश्चन में. आई होप यू गॉट इट. तो चलो भाई और लोगों, इलस्ट्रेशन 13 करते हैं. NTDL rents an office building from landlord AM for a term of 10 years. NTDL rents करती है बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग लैंडलॉर्ड एम से 10 साल के लिए. द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट स्टेपुलेट्स कि ऑफिस फुली फर्निश है और एक न्यूली इंस्टॉल्ड और टेलर्ड HVAC सिस्टम भी है उसमें. इसमें लैंडलॉर्ड एम को सारे कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी परफॉर्म करने रहेंगे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ अरेंजमेंट. NTDL एक सिंगल मंथली रेंटल पेमेंट करेगी एंड डज नॉट पे फॉर द मेंटेनेंस सेपरेटली. The office building has a useful life of 40 years and the HVAC system and office furniture each has a useful life of 15 years. क्या क्या यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे इस लीज में, तो वो देखते हैं रे अपन. There are 3 components in the arrangement. बिल्डिंग है, ऑफिस फर्नीचर है, मेंटेनेंस एग्रीमेंट है. The office building and HVAC system are one lease component because they cannot function independently of each other. The HVAC system was designed and tailored specifically to be integrated into the office building and cannot be removed and used in another building without the incurring substantial cost. These building costs are separate lease component because they were identified as assets for which NTDL directs the use. The office furniture functions independently and can be used on its own. It is also a lease component because it is a group of industry assets for which NTDL directs the use. Maintenance agreement is a non-lease because it is a contract for service and not for the use of a specified asset. तो देखो यार, इसमें तो 3 कंपोनेंट निकाले हैं. एक है मेरा ऑफिस बिल्डिंग, इसको कंपोनेंट जो है मेरे वो 3 निकल के आए हैं. ऑफिस बिल्डिंग जिसमें HVAC सिस्टम भी है, ठीक है. फर्नीचर क्योंकि फर्निश दिया है उन्होंने, एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस, राइट. अब मेंटेनेंस में ना नॉन लीज होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं लैंडलॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ही कह रहा है कि ऑफिस फुली फर्निश होगा, इसमें सिस्टम भी होगा.
और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि सारे मेंटेनेंस, कॉमन एरिया मेंटेनेंस क्या करेगा, लैंडलॉर्ड एम करेगा, और मेंटेनेंस की सेपरेटली पेमेंट नहीं करनी एंटिटी एल को। ओके, तो ऑफिस फर्नीचर ये अलग है, आइडेंटिफिकेशन होगी इसकी अलग, ऑफिस बिल्डिंग की अलग होगी, फर्नीचर की अलग होगी, और मेंटेनेंस में ना नॉन लीज है, क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ना कहीं इसकी नहीं निकल के आ रही इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। मतलब आइडेंटिफाइड एसेट ही नहीं है मेरा, ये एसेट ही नहीं है, तो फिर क्या वो है। फर्नीचर और ऑफिस बिल्डिंग मेरा आइडेंटिफाइड एसेट भी है, और मेरे पास सब्सटेंशियली राइट भी है, मैं उससे इकोनॉमिकली सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी गेन कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, दोनों एक लीज कॉम्पोनेंट, और ये भी क्या है, लीज कॉम्पोनेंट। बट मेंटेनेंस मेरा लीज कॉम्पोनेंट नहीं है। ओके, so maintenance agreement is a non-lease component, office furniture independently, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है ना, ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग का कोई रिलेशन नहीं है कि उसके कनेक्शन में रिलेशन में से यूज़ के, तो इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट हैं। बट डायरेक्ट तो एंटिटी एल ही कर रही है ना फर्नीचर को, फर्नीचर का यूज़, कहाँ फर्नीचर कब कैसे यूज़ करना है, बिल्डिंग का भी एंटिटी कर रही है, फर्नीचर का भी एंटिटी है, बट मेंटेनेंस कौन कर रहा है, वो तो लैंडलॉर्ड ही करके दे रहा है, और डायरेक्ट एंटिटी एल नहीं कर रही, इसलिए मेंटेनेंस हमारा नॉन लीज कंपोनेंट है। राइट, आई होप यू गॉट इट। इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं। A lessee enters into a 5-year lease of equipment with fixed annual payments of rupees 10,000। 5 साल का मैंने लीज एंटर करा इक्विपमेंट का, जिसमें मैंने एनुअल पेमेंट करी है फिक्स 10,000 की। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन करता है फिक्स एनुअल पेमेंट, 8,000 रुपये रेंट, 1,500 मेंटेनेंस, 500 एडमिनिस्ट्रेशन। Explain how the consideration would be allocated. Assuming the fact pattern as in scenario A, except in addition the contract requires a lessee to pay for the restoration of the equipment to its original condition. How consideration would be allocated? मतलब लीज नॉन लीज का में सेपरेट करके बताना होगा। प्रोविजन पढ़ो एंड देन करते हैं। तो देखो यार, आंसर में इसका यही है कि लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट का हमें ट्रांसफ़र बताना है। देखो लीज कॉम्पोनेंट हमारा रेंट है, जो हम बेसिकली इक्विपमेंट के लिए दे रहे हैं, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब रेंट तो मेरा लीज की पे ही होगा। नॉन लीज मेरा मेंटेनेंस चला गया, एडमिनिस्ट्रेशन तो एंड में परफॉर्म होगा, तो वो मेरे पे डिपेंड नहीं है, वो मेरा लीज कंपोनेंट ही नहीं, मतलब नॉन लीज ही नहीं है, नॉन लीज ही है वो भी, और उसको मैं एक्सक्लूड ही करूँगा। सो एक रेंट है और एक मेंटेनेंस है, उसको ले चलते हैं। तो रेंट का प्रोपोर्शन रेंट पे एलोकेट हो जाएगा लीज कंपोनेंट में, एंड जो प्रोपोर्शन हम मेंटेनेंस में भी कर रहे हैं मेंटेनेंस में एलोकेट हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, द टोटल कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 50,000 विल बी एलोकेटेड टू द लीज कंपोनेंट एंड अ नॉन लीज कंपोनेंट। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन 2 components, a lease component, a lease of equipment, and a non lease component maintenance. The amount paid for admin task does not transfer a good or service to the lessee, right? उससे मेरे को कोई गुड सर्विस नहीं मिल रहा है। Assuming that the lessee does not elect to use the practical expedient as per para 15 of Ind AS 116, both the lessee and lessor account for the lease of equipment and maintenance components separately, and admin charges include हो जाएगा total consideration to be allocated between these 2 components, right? टोटल कंसिडरेशन जो हमने पे करी वो अलग हो जाएगी इक्विपमेंट नॉन लीज में। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी है, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कंटेन 2 components, लीज और नॉन लीज। Similar to the amount paid for admin tasks, the restoration does not transfer a good or service to the lessee, as it is only performed at the end of the lease term. तो वही 50,000 एलोकेट होगा लीज और नॉन लीज में। तो बी में ऐसा नहीं बोलता कि रिस्टोरेशन लेसी को रिस्टोरेशन करनी पड़ेगी इक्विपमेंट की टू द ओरिजिनल कंडीशन, उससे मेरे को कोई ट्रांसफर एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, तो वो भी मैं ऐसा कंसिडर नहीं करूँगा, एंड उसको टोटल कंसिडरेशन में 50,000 ही एलोकेट करूँगा लीज और नॉन लीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका यहाँ पढ़ूँ, Ind AS 116 provides a practical expedient that permits lessee to make an accounting policy election by class of underlying asset to account for each separate lease component of a contract and any associated non-lease component as a single lease component.
It is important to note that such practical experience is not permissible for lessor. Making this election relieves the lessee of the obligation to perform a pricing allocation, although it will increase the total lease liability to be recorded on its balance sheet. This expedient is not available for lessors. Lessee that make the policy election to account for each separate lease component of contract and any associated non-lease component as a single lease component, allocate all of the contract consideration to the lease component. It is very important to note that the practical expedient does not allow lessee to account for multiple lease components of a contract as a single lease component if it meets the conditions provided in section 8.2.2.1. Comparison with the AS19. AS19 does not provide any guidance on separation of lease and non-lease. It seems that AS19 requires accounting for the entire contract including the non-lease components. The scope of AS19 mentioned that AS19 applies to contracts that transfer the right to use assets even though substantial service by the lessor may be called for in connection with the operation or maintenance of such assets. Examples include the supply of property, vehicles and computers. Hence, one would be required to account for the entire contract as a lease under AS19 without separating the non-lease component. Determine allocating the consideration in the contract lessee. Lessee do not make an accounting policy election by the underlying asset to use a practical expedient as responsible to account for each separate lease component of a contract and any associated non-lease component as a single lease component are required to allocate a consideration to the lease non-lease component relative standalone price basis. Standalone price basis के लिए मेरे को receiving allocate करना पड़ेगा. Lessees are required to use observable standalone prices. Price at which customer would purchase a component of a contract separately when available. If observable standalone prices are not readily available, lessee estimates standalone prices and maximizing the use of observable information, right? Okay, ठीक है. चलो यार illustration 15 करते हैं. Allocating contract consideration to lessee and non-lease components, which is lessees. Okay. A lessee enters into a lease of equipment. The contract stipulates the lessor will perform करेगा maintenance of the lease equipment and relative consideration for that maintenance service उसको क्या मिलेगी. The contract includes the following fixed prices for the lease and non-lease component. Lease में 80,000 है, maintenance में 10,000 है, total 90,000 हो गया. Assume the standalone prices cannot be readily observed, so the lessee makes estimates maximizing the use of observable information of the lease and non-lease components. तो उसने स्टैंडअलोन प्राइस निकाला, मतलब बेसिकली रेडीली ऑब्जर्व नहीं है, तो उसने कुछ बेसिकली ऑब्जर्वेबल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके निकाली हैं मेरी नॉन लीज लीज कॉम्पोनेंट्स की प्राइस. स्टैंडअलोन जो प्राइजेज है, लीज की 85 है, मेंटेनेंस की 15 है, which amounts to 1 lakh rupees. In a given scenario, assuming lessees have not opted the practical expedient, explain how will the lessee allocate a consideration to lease and non-lease component. लीज और नॉन लीज कॉम्पोनेंट को मैं कैसे कंसिडरेशन क्या एलोकेट करूँगा. तो भैया देखो 85,000 1 लाख का कितना है, ये मैं 20 के लिए लूँगा, ये आ रहा है मेरा लगभग 85%. एंड बाकी जो मेरा 15% है वो ये आ रहा है मेंटेनेंस, राइट. तो ऐसे ही मैं एलोकेशन कर दूँ, मतलब 90,000 का 85% कितना होगा मेरा 76,500 मेरा लीज में लगेगा, 30,500 में मेंटेनेंस में, दैट अमाउंट्स टू 90,000. तो ऐसे वो लीज एलोकेट करेगा कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट में, राइट. तो ये हमारा इलेक्शन 15 भी खत्म होता है यहाँ पे. आई होप यू गॉट इट.